हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू नवांकुर जी लेसन्स। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर सेकंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है वो चैप्टर फर्स्ट का ही फर्दर एक्सटेंशन है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट को और ज़्यादा आगे विस्तार से समझाया गया है। चैप्टर वन में हमने क्या देखा था कि पदार्थ या द्रव्य क्या है और यह किन अवस्थाओं में पाया जाता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। तो ये वो सभी टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें दो टाइप्स में बांट सकते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। सुनार के पास सोना लेने चले जाओ, या तो शुद्ध देगा या मिलावट करके देगा। दूध वाला दूध लाता है, या तो शुद्ध लाएगा या फिर पानी मिला के लाएगा। यानी कि हर चीज़ को दो टाइप्स में बांटा जा सकता है। अब शुद्ध और अशुद्ध को भी और आगे बांटा गया है। शुद्ध को दो टाइप्स में, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध को मिश्रण, और फिर मिश्रण को समांगी और विषमांगी में। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इनमें से हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुद्ध और अशुद्ध टाइप्स को समझने से पहले परमाणु और अणु का एक क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं परमाणु या एटम। तो परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा घटक। अब यहाँ से एक सवाल और पैदा होता है कि हमने तो पढ़ा है कि परमाणु को भी और छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हाँ, बांटा जा सकता है, लेकिन वो सब एटॉमिक लेवल पे, वो इंडिविजुअल एंटिटीज़ नहीं होती। कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अकेला अस्तित्व में नहीं रह सकता, लेकिन परमाणु अकेला अस्तित्व में रह सकता है। परमाणु एक या एटम एक इंडिविजुअल एंटिटी है, ये एक इंडिविजुअल यूनिट है जिसका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब बात करते हैं अणु की। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर समूह बनाते हैं तो वो अणु कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि O2 जहाँ पे ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं, H2 या H2O। अब ये जो अणु हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होमोन्यूक्लियर, यानी कि ऐसे अणु जो दो समान गुणों वाले परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को लिया है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम से मिलके बना होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो दो परमाणु हैं ये आपस में जुड़ते ही क्यों हैं? तो इसका जो डिटेल में आंसर है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में। लेकिन फ़िलहाल याद रखने के लिए बस इतना याद रख लीजिए कि कोई भी परमाणु अकेला अस्तित्व में नहीं रह सकता। कुछ 8 स्पेशल गैसेस को छोड़ के, जिन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं, उनको छोड़ के और किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु है वो अकेला एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसे किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाने की आवश्यकता पड़ती ही है, और यही कारण है कि हमें नए नए कंपाउंड्स मिलते हैं। दूसरा टाइप है हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसा अणु जो दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलके बना होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है वाटर, यानी H2O। यहाँ पे देखिए, एक ऑक्सीजन परमाणु है और दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हैं, और ये परिभाषा को सेटिस्फाई भी करता है कि हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। तो अब जब हम अणु और परमाणुओं को समझ चुके हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं तत्व को समझने के लिए। तो तत्व या एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु गुणों में समान होता है। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें लोहे का, तो लोहे में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं वो साइज, शेप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में बिल्कुल सेम होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक परमाणु की शेप अलग है और दूसरे की अलग। सभी के सभी परमाणु बिल्कुल समान होते हैं। तो अब बारी आती है यौगिक या कंपाउंड की। तत्व में हमने देखा था कि वे सभी परमाणु जिनसे तत्व मिलके बना होता है समान गुणों वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यौगिक जिन अणुओं से मिलके बना होता है वो अणु कम से कम दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले पानी का मॉलिक्यूल या पानी का अणु, जैसे कि H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग तत्व है और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है।
सेम सिचुएशन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लें तो यहाँ पे कार्बन एक अलग तत्व है और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया था कि यौगिक का अणु कम से कम 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पर एक कंडीशन और होती है कि जो यौगिक हैं इनमें परमाणुओं की संख्या एक निश्चित अनुपात में होती है। निश्चित अनुपात से मतलब है कि अगर पानी का एग्जाम्पल लिया जाए तो H2O यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1। अगर आप यहाँ पे इनकी संख्या को गड़बड़ कर देते हैं, या तो जोड़ दें या घटा दें, तो फिर ये पानी का अणु नहीं रह जाएगा। सेम अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखें, यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या को घटा बढ़ा दिया जाए या फिर ऑक्सीजन की संख्या को कम ज़्यादा कर दिया जाए तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल संख्या के थोड़े बहुत हेर फेर के कारण यौगिक पूरे के पूरे गुण ही बदल दें अपने। अब भाई पानी में 1 नींबू डालो या 2, नींबू पानी तो बनेगा ही। हाँ, थोड़ा ज़्यादा खट्टा बनेगा, पर बनेगा तो नींबू पानी है ना। ऐसा तो है नहीं कि दूध बन जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल संख्या के फेरबदल से पूरा का पूरा यौगिक ही चेंज हो जाए? तो इस बात को प्रूफ करने के लिए एक सबूत देता हूँ। यहाँ पे हमने 2 गैसेस ली हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन केवल ऑक्सीजन की संख्या के कारण जो गड़बड़ हुई है वो ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैस है, यानी कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन फ्लेमेबल गैस है, यानी कि ये आग नहीं पकड़ती है। तो हमने जाना कि केवल एक परमाणु के कम या ज़्यादा होने से पूरा का पूरा यौगिक ही चेंज हो सकता है। अभी तक हम अणु और यौगिक दोनों ही के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टेबल के माध्यम से मैं आपको अणु और यौगिक के बीच एक विशेष अंतर बताना चाहूँगा। अगर यहाँ पे हम पहले सब्सटेंस की बात करें जो कि है H2O, तो ये एक अणु भी है और यौगिक भी, क्योंकि ये दोनों ही परिभाषाओं को सेटिस्फाई करता है। अणु की परिभाषा कहती है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु होने चाहिए, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि टोटल 3 परमाणु हैं। और यौगिक की परिभाषा कहती है कि 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणु होने चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग तत्व है और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। इसी तरह अगर दूसरे सब्सटेंस की बात करें CO2, ये भी अणु और यौगिक दोनों ही परिभाषाओं को संतुष्ट करता है। लेकिन जब हम तीसरे सब्सटेंस पे आते हैं, यानी कि H2, तो ये एक अणु की परिभाषा को तो संतुष्ट करता है, यानी यहाँ पे 2 परमाणु तो है लेकिन 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु नहीं है। दोनों परमाणु केवल हाइड्रोजन तत्व के ही हैं, जिस कारण ये यौगिक की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर पाता। इसी तरह O2 देखें, ये भी एक अणु है पर यौगिक नहीं है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि आप कोई भी कंपाउंड लीजिए, कोई भी यौगिक लीजिए, H2O, CO2, CO, वो एक यौगिक है तो वो अणु तो जरूर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक अणु भी यौगिक हो। यानी कंक्लूजन है कि सारे यौगिक तो अणु होते हैं पर सारे अणु यौगिक नहीं होते। तो इसी के साथ शुद्ध पदार्थों के प्रकार होते हैं खत्म, और अब बारी आती है अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर सब्सटेंसेस की। तो आइए अशुद्ध पदार्थों में पढ़ते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को भौतिक रूप से मिलाया जाता है तो वो मिश्रण कहलाता है। अब अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने यौगिक की परिभाषा पढ़ी थी वो भी यही थी कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो यौगिक बनाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अंतर क्या हुआ यौगिक और मिश्रण में। तो चलिए अंतर पर डिस्कस करते हैं। यौगिक की जो परिभाषा थी उसमें जो अलग अलग परमाणु थे या अलग अलग तत्वों के परमाणु थे वो आपस में केमिकली यानी रासायनिक रूप से बंध बना रहे थे। सहसंयोजक बंध जिसे बोला जाता है, रासायनिक बंध बना रहे थे। लेकिन अगर मिश्रण में बात की जाए तो मिश्रण में कोई भी रासायनिक बंध नहीं बनता है तत्वों के परमाणुओं के बीच में। बस होता यह है कि जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच कुछ स्थान पाया जाता है और उसी स्थान के बीच किसी दूसरे तत्व के कण आके मिल जाते हैं।
तो मिश्रण में वही होता है कि एक पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें किसी दूसरे पदार्थ के तत्व आके मिल जाते हैं और यही मिश्रण कहलाता है। जैसे कि जब हम पानी में नींबू घोलते हैं तो नींबू के रस के कण पानी के कणों के बीच जाके मिल जाते हैं। हम उसमें शक्कर भी मिलाते हैं तो शक्कर भी घुल के पानी के रिक्त स्थान के बीच जाके मिल जाती है। यह होता है मिश्रण। यौगिक और मिश्रण के बीच एक और बड़ा अंतर यह है कि हमने यौगिक में देखा था कि यौगिक में जो परमाणुओं की संख्या होती है उनका अनुपात निश्चित होता है। अगर संख्या में कुछ गड़बड़ होती है तो यौगिक पूरा का पूरा गुणों को चेंज कर लेता है, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं है। मिश्रण में संख्या का अनुपात निश्चित नहीं होता। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर आप नींबू पानी में 1 या 2 नींबू मिलाओगे तो नींबू पानी ही बनेगा। थोड़ा ज़्यादा खट्टा या कम खट्टा हो जाएगा, शक्कर ज़्यादा कम कर दोगे तो फीका या मीठा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें स्वाद नींबू पानी का ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो दूध बन जाएगा, स्वाद उसमें नींबू पानी का ही आएगा। यानी कि हमें ये मालूम पड़ता है कि मिश्रण में निश्चित अनुपात का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है मिश्रण और यौगिक में वो ये कि मिश्रण में अपने अवयवी तत्वों के यानी कि वो तत्व जिनसे वो मिलके बना है उनके गुण होते हैं, जबकि यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के गुण नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फिर से नींबू पानी लें, अच्छा मैं बार बार एक ही एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने से अमंग द एग्जाम्पल्स ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा ये कि जब हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे बार बार तो उस एग्जाम्पल को लेके हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम नींबू पानी को लें तो नींबू पानी में आपको नींबू का स्वाद भी आएगा, पानी का भी आएगा और शक्कर का भी आएगा। यानी कि जिन 3 तत्वों से मिलकर नींबू पानी बना है उन तीनों का स्वाद आपको आएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे पानी की बात करें जो कि एक कंपाउंड है H2O, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, यानी कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, और ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। लेकिन इन्हीं दोनों से मिलकर बने हुए अगर पानी की बात करें तो वो ना तो ज्वलनशील है और ना ही जलने में मदद करता है, बल्कि उल्टा वो आग को बुझाने का काम करता है। यानी कि कंपाउंड में अपने जो एलिमेंट हैं, पेरेंट एलिमेंट जो हैं, अवयवी तत्व हैं, उनके गुण नहीं पाए जाते। अब कुछ उदाहरण मिश्रण के, जैसे कि नींबू पानी, चाय और दूध। दूध सुनते से ही दिमाग में ये आया होगा कि दूध को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस में, और घर पे तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ बड़ा प्योर दूध आता है, या फिर पुराने ज़माने में दूध बड़ा अच्छा हुआ करता था, प्योर दूध मिला करता था, पुराने ज़माने के लोगों ने बिल्कुल प्योर दूध पिया है। तो क्या ऐसा है कि पहले जो दूध होता था वो प्योर सब्सटेंस में आता था और आज के ज़माने में जो दूध आता है वो इम्प्योर सब्सटेंस में आने लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दूध हमेशा से एक इम्प्योर सब्सटेंस ही रहा है। दूध क्योंकि बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। अब बात यह है कि मेरी बात क्यों माने, प्रूफ तो चाहिए। तो देखिए प्रूफ। अगर इस टेबल को देखें आप तो मिल्क के यानी दूध के जितने भी घटक होते हैं वो सारे घटक इस टेबल में दिए गए हैं कि दूध वाटर, प्रोटीन, फैट, 2 तरह के फैटी एसिड्स और कई तरह के फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम से मिलकर बनता है। और ये टेबल विकिपीडिया से ली गई है, रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। अब बात करते हैं मिश्रण के प्रकारों की। तो मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? जब आप कोई ऐसा मिश्रण देखें जिसमें केवल एक तत्व दिखाई दे और दूसरा तत्व दिखाई ना दे। उदाहरण के लिए जब आप पानी में शक्कर घोलते हैं तो आपको केवल पानी ही दिखाई देता है, घुलने के बाद शक्कर दिखाई नहीं देती। जब मिश्रण का केवल एक अंग आपको दिखाई दे तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण, और जब आपको मिश्रण के दोनों अंग दिखाई दें, जैसे कि पानी में रेत का मिश्रण या पानी में तेल का मिश्रण, जहाँ पे पानी और तेल या पानी और रेत दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, वो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। तो ये थे मिश्रण के दोनों प्रकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।